हाय ऑल, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का जो हिस्ट्री है उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक है एंशंट टाइम्स जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले का टाइम था। उसके बाद है प्री इंडिपेंडेंस टाइम, जिसे हम ब्रिटिश टाइम भी बोलते हैं, ब्रिटिश रिजाइन टाइम भी बोलते हैं, ब्रिटिश रूल टाइम बोल लीजिए। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम। ओके, सो जो हमारा एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम में हमने देखा कि ये वो टाइम था जो कि वैदिक पीरियड का टाइम था। इसके अंदर हमने कुछ बुक्स देखी, कुछ टेक्स्ट देखे जिसके अंदर हमारे कुछ ऐसे बॉडीज़ के बारे में लिखा हुआ था जो कि आर्बिट्रेशन का काम किया करती थी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास थी बृहदा नायक उपनिषद। ठीक है, ये बुक थी, ये टेक्स्ट बुक थी जिसके अंदर हमें आर्बिट्रेशन के बारे में देखने के लिए मिला। इसमें बताया गया था 3 बॉडीज़ के बारे में, दी पुगा, दी श्रेणी, दी कुला। तो ये क्या थी? ये तीनों पॉपुलर कोर्ट बॉडीज़ थी। जो कुला थी उसके अंदर सिविल केसेस देखे जाते थे मोस्टली, या फिर सिविल केसेस लाइक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या विलेज में कोई आपस में प्रॉपर्टी की कोई भी चीज़ें हुई हैं, वो सब श्रेणी में आती थी जो कि ट्रेड से रिलेटेड थी या फिर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थी। और पुगा में सभी तरह के केसेस आते थे। तो ये सारे के सारे हमारे पॉपुलर कोर्ट्स में आते थे, ये पॉपुलर कोर्ट्स थे। इसके अलावा वैदिक टाइम से ही हमने देखा कि हमारे पास में उन बॉडीज़ का भी जिक्र है जिनको कहा गया है पंचायत। कहीं कहीं इसके लिए वर्ड यूज हुआ था विलेज असेंबलीज। तो ये पंचायत ही है एक्चुअली जहाँ पे ये विलेज असेंबली यूज़ किया गया। तो वहाँ पे कुछ पंच होते थे जिनके बारे में हम जनरली जानते हैं कि वो लोग कोई भी डिस्प्यूट्स होते थे वही लोग रिजॉल्व करते थे, उसी के ऊपर डिसीजंस देते थे और उन लोगों का डिसीजन माइंडिंग होता था। तो ये पंचायत के बारे में वैदिक टाइम से हमारे बुक्स में लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं उस टाइम पीरियड के जब हमारी इंडियन ट्रेड, जो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स थे जो एंशियंट टाइम के पीरियड में हुए, इंडियन ट्रेड्स के लिए एक अलग से बॉडी बनी हुई थी। उस बॉडी का नाम था गिल्ड सिस्टम, GUILD, गिल्ड सिस्टम। ठीक है, गिल्ड सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड थे, ये सिस्टम देखा करता था, ये बॉडी देखा करती थी। और इसी के साथ में हमने पढ़ा था संस्कृत राइटिंग्स में जिसका नाम था श्रेण्या। ठीक है, ये हमारी वो बुक है जिसके अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा कि एंशिएंट इंडियन ट्रेड के जो डिस्प्यूट्स थे वो कौन बॉडी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती थी। ये सब लिखा हुआ था हमारी संस्कृत स्क्रिप्चर्स में। जिसका नाम था श्रेण्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्बिट्रेशन तो बहुत टाइम पहले से है। ऐसी बॉडीज़ जो कि एज ए मीडिएटर काम करती हैं, कंसिलिएशन का काम करती हैं, ये बहुत ही पहले से हमारे पास में है। ठीक है, और ऐसे केसेस जो कि यहाँ इसकी पॉपुलर कोर्ट्स में रिजॉल्व नहीं होती थी, इफ़ नॉट रिजॉल्व इन पॉपुलर कोर्ट्स, नहीं हुई तो ये जाती थी रॉयल कोर्ट्स में। रॉयल कोर्ट्स क्या कहा गया है? रॉयल कोर्ट्स कहा गया है उस टाइम पीरियड के लिए कहा गया है जबकि हमारे पास में क्वींस और किंग्स का राज होता था और उस टाइम में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था गवर्नमेंट का, सिर्फ मोनार्क हुआ करता था। तो उस टाइम में जो हेड होते थे जस्टिस सिस्टम के, वो कौन होते थे? सुप्रीम
हेड कौन होते थे, क्वीन या किंग हुआ करते थे, ठीक है। तो रॉयल कोर्ट उन्हीं की होती थी। कोई भी डिस्प्यूट जो पॉपुलर कोर्ट्स में रिजॉल्व नहीं हुई है वो ही एस्केलेट होती थी रॉयल कोर्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा वो टाइम पीरियड जिसमें कि हमारे व्हाट वी कॉल इट मुगल्स के टाइम का था। मुगल्स के टाइम पीरियड में देखा गया था कि हमारे पास में आर्बिट्रेशन जिसके बारे में कहा गया है, आर्बिट्रेशन के बारे में, उस टेक्स्ट बुक, जिस टेक्स्ट बुक में आर्बिट्रेशन के बारे में कहा गया उसका नाम है हिदाया, ठीक है। और उस बॉडी को, आर्बिट्रल बॉडी जो होती थी हमारी, आर्बिट्रल बॉडी, उस बॉडी का नाम था तहकीम या फिर तहकीम। ये वही कोर्ट्स के बारे में रेफर करता है, उन्हीं तरह के कोर्ट्स के बारे में बताया गया जो कि मीडिएटर का काम करती हैं। मतलब वो हायर कोर्ट्स में नहीं जा रही हैं, जो ओरिजिनल कोर्ट्स हैं वहाँ नहीं जा रही हैं, लेकिन ये आर्बिट्रेटर का काम करते थे। पहले ही डिस्प्यूट रिजॉल्व करा लेना, एस्केलेट होके वो हायर अथॉरिटी जो कि राजा रानी हुआ करते थे उनके पास में जाए, उससे पहले वो लोग क्या करते थे कि ये बॉडीज़ अपने पास डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। अच्छा, इसके अंदर जो आर्बिट्रेटर होते थे, आर्बिट्रेटर्स, उनको कहा जाता था हक्काम। हक्काम के लिए कौन एलिजिबल होता था? हक्काम के लिए वो लोग एलिजिबल होते थे जो कि काजी होते थे। काजी किसे कहा जाता था, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। काजी वो होते थे जिनके पास में डीप नॉलेज होती थी इस्लामिक स्टडीज़ की, जो कि एफिशिएंट हैं, प्रोफिशिएंट हैं, जो कि इस्लामिक स्टडीज़ को लेकर काफ़ी डीप नॉलेज रखते थे। और वो आसपास की जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उस मुग़ल टाइम पीरियड के, वो उससे रेफ़र करते, इस्लामिक स्टडीज़ से रेफ़र करके इनको रेजोल्यूशन दिया करते थे। तो ये रोल था हक्काम का, ठीक है। इसी तरह की और भी बॉडी के बारे में बताया गया था जो कि हुआ करती थी इम्पार्शियल अंपायर। मतलब कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनका डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता, राइट, जैसे कि इम्पार्शियल अंपायर्स के बारे में कहा गया। तो इस तरह की बॉडीज़ के बारे में इस बुक में भी लिखा था। तो ये थी हमारी इम्पार्शियल अंपायर्स। ये कौन थे? इनको बुलाया जाता था सलिस, ठीक है। इसके अलावा ये एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा था कि ज़्यादातर जो किंग्स हुआ करते थे, क्वींस हुआ करते थे, वो लोग चाहते थे कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो लोअर कोर्ट्स में या पॉपुलर कोर्ट्स में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन दो किंग्स के बारे में बताया गया था, अकबर एंड जहांगीर। ये दो राजा ऐसे बताए गए थे जिन्होंने अलाउ किया हुआ था कि आकर लोग डायरेक्ट अपील भी कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू। कोई भी केस है जो उनको लगता था कि ये डायरेक्ट अपील में जाना चाहिए तो ये डायरेक्ट अपील भी कर सकते थे। ये सिर्फ इन्हीं दो किंग्स के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। ये हो गया, ये सारा हमारा एंशिएंट टाइम पीरियड में ही आता है। उसके बाद में हमने पढ़ना है ब्रिटिश पीरियड। जब ब्रिटिश पीरियड आया, जब ब्रिटिश रिजाइन था, तो तब आर्बिट्रेशन का क्या सिस्टम था? देखें, एडीआर का जो मैकेनिज्म था वो इनिशिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। उनकी खुद की कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा लाया गया था। जो फर्स्ट एवर कोई सब्सटैंटिव लॉ बना था, फर्स्ट एवर सब्सटैंटिव लॉ जो कि इंडिया में बना था, वो था बंगाल रेजोल्यूशन एक्ट 1772, ठीक है। इसके बाद में और एक्ट भी आए जो कि एनकरेज करते थे कि भी आर्बिट्रेशन के पास में डिस्प्यूट्स जाने चाहिए, वहीं सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए टू गेट द स्पीडी रेजोल्यूशन, टू गेट दी एफिशिएंटली वो सॉर्ट आउट हो जाए इस सब के लिए। तो इस 1772 के बाद में सेम बंगाल रेजोल्यूशन एक्ट 1780 आया, 1781 भी आया। उसमें ये था कि एनकरेज किया जाता था आर्बिट्रेशन के लिए, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्बिट्रेशन के लिए एनकरेज किया जाता था, ठीक है। और क्योंकि सेम वे जैसे अभी हम पढ़ा करते हैं कि अगर पार्टीज अपना डिस्प्यूट को लेकर एडीआर में आर्बिट्रेशन में जाने के लिए अग्री कर गई हैं, ठीक है, और उनको रेजोल्यूशन दे दिया, उनको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने रेजोल्यूशन दे दिया, तो अब वो बाइंडिंग हो जाया करता था ऑन दी पार्टीज। जो भी पार्टीज है सबके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाया करता था। तो ये इन एक्ट्स में भी यही सेम था,
ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आया इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 1899 में आया था और ये बेस्ड था इंग्लिश आर्बिट्रेशन एक्ट 1889 पर। ये एग्जैक्ट 10 साल बाद में आया था। ये ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे, इसलिए क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंट्री के अंदर जो एक्ट है, जो अच्छे से वहाँ काम कर रहा है, जो प्रिवेलिंग है, उसके बेसिस में उन्होंने यहाँ बनाया कि यहाँ पर भी ये प्रिवेल करेगा, एक्ट करेगा। तो तब ये आया इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899 में। तो ये हमारा इंडिया के नाम से जो था, मतलब इंडिया का अपना आर्बिट्रेशन, ये सबसे पहला था। ठीक है, सबसे पहला तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक इफेक्टिव था, एक अच्छा एक्ट आया था। और ये सबसे पहले लागू हुआ था कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में। ठीक है, ये इन 3 जगहों पर सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद में क्या सीन था आर्बिट्रेशन का। देखें, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला था उसके कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद तक भी हम आर्बिट्रेशन को काफ़ी हद तक जान चुके थे। वो हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छे से प्रिवेल करते थे आर्बिट्रेशन बॉडीज, आर्बिट्रेशन लॉज भी। लेकिन ज़्यादातर लॉज कैसे थे, जो कि इंडिया के कंट्री के अंदर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे, और वो इंटरनेशनल लेवल के कोई भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का कोई प्रोविजन नहीं रखते थे। इस तरह के हमारे पास में एक्ट्स थे। तो अब देखिए हमने क्या क्या देखा है। ये देखिए मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है। इफ़ यू सी, ये लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, बट दिस इज द ओनली वे आई राइट व्हेन आई ट्राई टू राइट फास्ट। तो ये सबसे पहले देखिए 1931 में जेनेवा कन्वेंशन आया था, जो कि पास हुआ था। ठीक है, 1937 में, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, 1937 में आया था आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, ये आया था। ठीक है, इसके बाद में आया 1940 में द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। फिर आया है 1961। देखिए सीक्वेंस तो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैंने ये कुछ ही रखे हुए हैं सिलेक्ट करके, सिर्फ इस वजह से ताकि आप एटलीस्ट इनको याद कर पाएँ। दिस इज़ अ गुड सीक्वेंस, कम से कम मैंने लिखा है, कम से कम लिखने की कोशिश की है, पर ये है जो कि डायरेक्टली हमारे आज के आर्बिट्रेशन एक्ट से रिलेटेड है। तो मैं बता रही थी आपको कि ये 1940 में आर्बिट्रेशन एक्ट आया था। फिर आया 1961 में इंडिया ने साइन किया था न्यूयॉर्क कन्वेंशन। न्यूयॉर्क कन्वेंशन तो जब इंडिया ने साइन किया उस टाइम में हमें एक और एक्ट बनाना पड़ा, जो कि प्रोविजंस थे जिसके अंदर, जो कि फॉरेन अवार्ड्स दिया करता था, मतलब फॉरेन डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने के लिए एक्ट बनाया गया। तो इसका नाम था द फॉरेन एक्ट 1961। ये सेम ईयर में बना था। 1985 में यूनिसेट्रल मॉडल अडॉप्ट किया था इंडिया ने, साइन किया था। इंडियन कमर्शियल आर्बिट्रेशन साइन किया था। ठीक है, यूनिसेट्रल का जो मेन फीचर होता है, उसका फीचर ही यही था कि जो हमारी कंट्री में विद इन इंडिया जो लॉज हैं आर्बिट्रेशन को लेकर, वो सारे लॉज उनको इस तरह से बनाया जाए या फिर उनको इस तरह से हार्मोनाइज किया जाए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी और कंट्रीज के आर्बिट्रेशन लॉज हैं उनके साथ में ट्यून इन कर पाए। तो यही इसका मेन फीचर था। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में आया 1987 में नालसा। नालसा क्या था? नेशनल लीगल सिस्टम अथॉरिटी, ये हमारा नालसा था। ठीक है, फिर 1996 में ऑल प्रीवियस एक्ट वर रिपील। इतने सारे एक्ट हो चुके थे, इंटरनेशनल के लिए अलग हो चुका था और जो इंडिया के अंदर के डिस्प्यूट थे उनके लिए अलग अलग थे, उन सभी को रिपील कर दिया गया और फिर एक नया और कंसोलिडेट किया गया। जो जो अच्छे पॉइंट्स थे या फिर जो इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स थे उन सभी को लेकर कंसोलिडेट किया गया और एक नया एक्ट बना 1996 में दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये एक्ट अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर 2 बार, 2015 और 2019 में। ये कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, यहाँ पर ये बताने के लिए हैं कि क्या अर्ज थी, क्या ज़रूरत थी हमें अपना एक खुद का आर्बिट्रेशन लॉ बनाने की, जबकि ऑलरेडी प्रिवेल करते थे कुछ आर्बिट्रेशन लॉज, तो फिर क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि देखें, जो पहले के लॉज बनाए हुए थे वो तब से चलते आ रहे थे जबकि हमारा ब्रिटिश रिजाइन था। ब्रिटिशर्स ने
इसी तरह के सारे लॉज बनाए हुए थे जो कि सबसे ज़्यादा उन्हीं के लिए बेनिफिशियल हो. दे वर नॉट वरीड अबाउट इंडियन इकोनॉमी एट ऑल. तो अर्ज फील हुई कि हमें अपडेटेड लॉ लाना चाहिए, इसलिए क्योंकि अब हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, हम पूरे वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन रीड इट. आई एम सो सॉरी अबाउट माई राइटिंग, बट दीज आर माई ओरिजिनल नोट्स एंड दैट व्हाट आई वांटेड टू शेयर. ठीक है, तो यहाँ से देखें आप, द रिक्वायरमेंट अर्ज्ड टू अपडेट द लॉज टू फुलफिल द चेंज ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड. क्योंकि हमारे ट्रेड प्रैक्टिसेस चेंज हुई थी वर्ल्ड के साथ में, मतलब और बेहतर हो रही थी, हमारा ट्रेड बढ़ रहा था इंटरनेशनल लेवल पर. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी लॉज को चेंज अपडेट्स लाने के लिए. ठीक है, द लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी अर्ज द रिक्वायरमेंट. जब हमारी खुद की इकॉनमी लिबरलाइजेशन हो रही थी, रिफॉर्म हो रहे थे, प्रोसेस जो भी इकॉनमी है हमारी रिफॉर्म हो रही थी, तो उसकी वजह से और ज़्यादा ज़रूरत थी कि भाई अब इन लॉज को अपग्रेड किया जाए, एक नया लॉ लाया जाए. टू कम अप विद द लॉ टू डील विद द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. देखिए, जो डिस्प्यूट्स इंटरनेशनल लेवल के हैं और डोमेस्टिक लेवल के हैं, उन सभी को एक ही एक्ट के अंदर लाने के लिए हमें ज़रूरत थी कि ये एक्ट लाया जाए. ठीक है, हैंस द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन रिकमेंडेड द चेंजेस इन द लॉ. तो सिर्फ इसी वजह से कि अब हमें ज़रूरत है, इसलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट्स जो आर्बिट्रेशन के फील्ड में एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने रिकमेंड किया कि अब हमें एक नया लॉ लाना चाहिए जो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर पाए, जो कि था दी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996. ठीक है, ये जो लॉ बना था, ये किस पर बेस्ड था? यूनिसिट्रल मॉडल पे ये बेस्ड था, जो कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो था यूनिसिट्रल का यही था, हार्मोनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि हर कंट्री के अपने डिफरेंट लॉज हैं, उनको ट्यून इन करने के लिए, उनको हार्मोनाइज करने के लिए, टू कम ऑन द सेम पेज. कहीं ना कहीं तो हमें सेम पेज पे आना पड़ेगा अगर हमने सामने वाले के साथ में ट्रेड करना है. तो सिर्फ सिंपली यही था कि हमें हार्मोनाइज करना है कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स जो कि पूरी दुनिया में है. ठीक है, Thus it contains the provision which are suitable for universal application. इस एक्ट के अंदर ऐसे भी प्रोविजंस हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, अब इस एक्ट के बारे में है, इस एक्ट के बारे में लिखा है, दिस एक्ट केम इन फोर्स इन अगस्त 1996 विद 86 सेक्शंस, 3 स्केड्यूल्स बिसाइड प्रियम्बल तो हर किसी में होता है, ये 86 सेक्शंस थे 3 स्केड्यूल्स के अंदर, और ये आया था अगस्त 1996 में. ठीक है, प्रिसाइजली मैंने डेट नहीं लिखा क्योंकि डेट से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, बट मंथ मेरे लिए फिर भी ईजी होता है विद द ईयर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बर्थ ईयर के से कैलकुलेट करके अपनी फैमिली मेम्बर्स, भाई का बर्थडे 1996 में किसका बर्थडे था, या 95 में उसका बर्थडे था भाई का, उससे नेक्स्ट ईयर ये आया, मतलब इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप इस तरह से ईयर्स को याद कर सकते हैं. मैं इसी तरह से करती हूँ. ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था? ये डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स के अंदर आता था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. ये चीज़ें हैं जो कि अंडरलाइन की हुई हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रीड एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. ये एक्ट है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि जनरल प्रोविजंस दिए हुए थे. सेकेंड पार्ट था जिसमें कि प्रोविजन दिए हुए थे फॉरेन अवार्ड्स के लिए. थर्ड पार्ट था जो कि डील करता था कंसिलिएशन से, और फोर्थ पार्ट था जो कि सप्लीमेंट्री प्रोविजन, जो भी इन तीनों में नहीं आता उन सब में ये सप्लीमेंट्री प्रोविजंस लगते थे. ठीक है, ये था इसकी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, आगे हैं इसके सैलिएंट फीचर्स. देखें, ये सैलिएंट फीचर्स मैं बताऊं तो ये तो बहुत थोड़ा लिखा है मैंने, बट सैलिएंट फीचर्स बहुत सारे हैं. अगर आप अपनी बुक में देखते हैं, काफ़ी कुछ इससे मिलते जुलते भी हैं और काफ़ी कुछ इसके इसी के जैसे हैं. उनके टॉपिक या उनके हेडिंग्स शायद अलग होंगी, बट यही है, बेसिकली यही है. तो सैलिएंट फीचर्स में एक्चुअली लिखा क्या जाता है? उसमें लिखा जाता है कि इस एक्ट के अंदर था क्या क्या. ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूट है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हम जानते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सोचे कि अपने आप में एकदम सफिशिएंट था, मतलब नियरली यू कुड से इट इंक्लूडेड एवरीथिंग दैट
शुड बी देयर इन दिस आर्बिट्रेशन लॉ। जो भी क्लॉज प्रोविजंस आर्बिट्रेशन से रिलेटेड हैं इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, इफ नॉट एवरीथिंग बट नियरली एवरीथिंग विच वॉज कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर दिस आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एन एक्सप्लेनेटरी कोड रादर देन एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव तो नहीं है, ये मैंने बता दी, कॉम्प्रिहेंसिव है, अपने आप में कंप्लीट है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी था कि भाई इसकी जो भी प्रोविजंस हैं वो अपने आप में क्लियर हैं, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, देयर इज अर्लियर इट हैड नो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एक्ट्स। तो इंटरनेशनल एक्ट नहीं, ये एक्टिविटीज़ है। पहले इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को लेके जो भी डिस्प्यूट्स को लेके था प्रोविजन नहीं थे, इसमें फिर बाद में हो गए थे, तो इसलिए ये एक्सप्लेनेटरी कोड में भी आता है। कर्टेल दी पावर ऑफ कोर्ट। अब ये देखिए इसका प्लस पॉइंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इसका साइलेंट फीचर ही है। कर्टेल द पावर ऑफ कोर्ट, जब कोई भी डिस्प्यूट आता था आर्बिट्रेशन के पास में, तो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स को रोक सकती थी कि अब आप इंटरवीन नहीं करेंगे, अब ये केस मेरा है, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कुछ आर्बिट्रेशन बॉडीज अभी भी हमारे पास में है जिनका जो डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है, कुछ पर नॉन बाइंडिंग होता है, कुछ पर फाइनल एंड बाइंडिंग भी होता है। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस है, आप अभी इसमें यही लिखिए। तो ये कर्टेल करती थी कोर्ट की पावर्स को कि अब आप इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। प्रोसीजर क्या होगा आर्बिट्रेशन को कंडक्ट करने के लिए, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। ठीक है, प्रिस्क्राइब दी पावर सेम एज द पावर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है इस एक्ट के, आर्बिट्रेशन एक्ट के, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के 27(1) में लिखा हुआ है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास में वो सारी पावर्स हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास में होती हैं। लाइक वो समन इशू कर सकता है विटनेस को कॉल करने के लिए, उसकी मैंडेटरी अटेंडेंस लेने के लिए, वो ओथ दिला सकता है और उसको एग्जामिन कर सकता है, और वो कोर्ट्स को कह सकता है कि ये एविडेंसेस आप प्रोवाइड कराइए, या फिर वो कह सकता है कि हमें ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दीजिए, या फिर ये इनकी ओरिजिनल्स दीजिए या कॉपी दीजिए, जो भी है। तो ये गवर्नमेंट्स जो ये हमारी कोर्ट्स हैं, ये हमारे कोर्ट्स से हेल्प ले सकता है। ठीक है, इसके पास में इतनी पावर है, इट कैन डिमांड। ठीक है, ये वर्ड यूज किया गया है, इट कैन डिमांड टू गेट द एविडेंस, टू गैदर द एविडेंस बाय द कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज पावर टू आर्बिट्रेटर एनहांस्ड। पहले की एक्ट्स में बहुत लिमिटेड हुआ करता था इनकी पावर्स आर्बिट्रेटर्स की, लेकिन अब इनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा एनहांस की गई हैं। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारों में, मतलब ज़्यादातर तो बाइंडिंग ही होते हैं। ठीक है, इनकी जो भी जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये इनकी पावर काफ़ी बढ़ा दी गई थी, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। न्यू फॉर्म ऑफ कंसिलिएशन इसमें ऐड किया गया था। ये था अभी तक के लिए मेरे सैलिएंट फीचर्स। और इस टॉपिक पर अगर आपने और जानकारी लेनी है, आप मेरे को क्वेश्चन लिख सकते हैं, सजेशंस लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ आस्क। एंड लाइक, अगर आपको ये पसंद आए प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।